दरअसल प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। उनका कहना था कि डिप्टी सीएम इस पर जवाब देना। दिनेश मौर्य पहले इन्हें सुन लेते हैं। शर्मा माफ कीजिएगा। किसी राम जन्मभूमि के संबंध में माननीय न्यायालय का जब निर्णय आया, यही भगवादारी, यही भगवा पहने हुए जिनको आप वो हिंदू धर्म का परिचायक बताते हैं, उन्होंने क्या किया कि किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं बनेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया, कड़ाई के साथ लगाया। यह निष्पक्षता है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये प्रतिबद्धता है अपने शासन व्यवस्था को कायम करने की। और इसके बजाय आज उन पर आरोपित करना, ये सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था को कायम करे। अगर कोई राज्य की संपत्ति को जला रहा होगा, अगर कोई बसों को जला रहा है, अगर कोई प्रतिबंधित बोर के तमंचे से खुलेआम गोलियां चला रहा है, तमाम लोगों के बारे में तमाम जो तमंचे मिले हैं, तमाम खुले हुए कारतूस जो सैकड़ों की संख्या में प्रतिबंधित बोर के मिले हैं, कहां से आ गए? शांतपूर्वक जो भी प्रदर्शन करता है, सरकार उसके खिलाफ नहीं है। सरकार का स्पष्ट अभिमत है, एक भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई उपद्रवी है, राज्य की संपत्ति को नुकसान में पहुंचाया है, तो राज्य की संपत्ति में नुकसान को पहुंचाने वाले की संपत्ति से वसूली हो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा माननीय न्यायालयों के समय समय पर अभिमत भी यही आए हैं कि राज्य की संपत्ति को जलाने वाले, प्राइवेट संपत्ति को जलाने वालों से वसूली के क्या नियम हो सकते हैं, इसका उल्लेख समय समय पर कोर्ट ने किया है। वर्तमान सरकार अगर न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रही है, तो आप उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, आप उसको भगवा धारण कहेंगे। आपने तमाम धर्मों का उल्लेख किया होगा, लेकिन हमेशा से एक ही बात कहना, एक ही धर्म को मानने वालों को कटघरे में खड़े करना, एक ही धर्म को मानने वालों को गलत गलत शब्दों के बयान में अलंकरण करना, ये मैं समझता हूं कांग्रेस के परिवार की परिपाटी बन गया है। और वो हर पीढ़ी के लोग, क्योंकि घर का वातावरण में शायद हिंदू धर्म के बारे में नहीं सिखाया गया होगा, नहीं तो इस प्रकार की बात आज भगवा पहनने वाले एक सन्यासी के बारे में नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी कानून के पालक हैं, उनका नैतिक दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था को कायम करें। और जो एनपीआर को लेकर नागरिक संशोधन बिल के बारे में लगातार कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में अपना अभिमत दिया है कि ये किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है। इसमें उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में एक हिरण के शिकार की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में 2 युवा बाघ एक हिरण का पीछा करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व के अलीकट्टा बीट का बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को पर्यटकों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि अचानक हिरण के पीछे दौड़ लगा रहे बाघों को देखकर पहले पर्यटक हैरान रह गए। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, ये क्या तस्वीरें हम देख रहे हैं? दरअसल हिरण के पीछे पीछा करते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में। ये एक सैलानी जो इस समय चूंकि नए वर्ष का समय और इस समय पेंच टाइगर रिजर्व में बड़ी तादाद में सैलानी गए हुए हैं, तो एक पर्यटक ने अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से तस्वीरें खींची है। और जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक जो टाइगर है वो शिकार कर रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व है, जाना माना देश का टाइगर रिजर्व है। शेर जब शिकार कर रहा है तो उसी वक्त ये तस्वीरें खींची गई है। लेकिन एक चांस की बात है कि उस वक्त सैलानी वहां पर थे और किस तरह से ये दो टाइगर एक साथ एक शिकार के पीछे लगे हुए हैं। और ये पेंच टाइगर रिजर्व वो टाइगर रिजर्व है जिसमें एक अच्छा जंगल है, और जंगल वो जिसका रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी जंगल बुक में जिसका उल्लेख किया था, जिसका कहते हैं कि पूरा बैकग्राउंड, पूरी पृष्ठभूमि इसी पेंच टाइगर रिजर्व से बनी थी। तो ये एक चांस की बात है। सारे ये खुशनसीब पर्यटक थे जिनके सामने, उनकी आंखों के सामने टाइगर जो है शिकार करते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया मनोज। महाराष्ट्र में ठाकरे कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला किया। बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र सरकार को बाप बेटी की सरकार करार दिया। संजय राउत की नाराजगी को लेकर भी निशाना दरअसल मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे पर साधा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा
कि जो एक्सपेंशन हुआ है उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं उसकी ओर एक ही तरफ से देखता हूं कि उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया रहता तो और उनमें असंतोष जो है वो बढ़ते जाता। इंतजार और ज्यादा करने की किसी में ताकत नहीं थी। इसमें से कुछ स्वयंभू मंत्री थे जिन्होंने अपने अपने विभागों में मैं मंत्री हो रहा हूं ऐसा घोषित किया था। तो मुझे लगता है कि ज्यादा इंतजार ये सरकार को धोखे के चक्कर में लाने की संभावना थी। और ये सरकार तो बाप बेटे की सरकार है। ये सरकार जनता की सरकार में एक बेटे ने अपने पिता को वचन देने के लिए अपने विचारों को समाप्त किया और अब सरकार चलाने के लिए अपने बेटे को सत्ता के मुंह में साथ में लिया। सरकार बनाने में जिनका योगदान था उनके भाई को छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का आधार ही धोखा है। हालांकि शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे का दावा है कि सरकार में अनुभव और युवा सोच की बराबर भागीदारी है। उद्धव आदित्य ठाकरे देश की नई सोच का प्रतीक है। हालांकि मनीषा कायंदे ने संजय राउत की नाराजगी की बात टाल दी। आदित्य ठाकरे शिवसेना के एक अग्रसर नेता है, युवा है और एक विजन रखते हैं। उनकी एक नई सोच है और ये नई सोच की महाराष्ट्र को निश्चित ही फायदा होगा। सभी मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों को समसमान मौका दिया जाता है। देखते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय शायद उद्धव जी ने लिया होगा। लगातार 5वें दिन पारा शून्य से नीचे रहा। शहर में झील से लेकर तालाबों पर बर्फ की परत जम गई। नल भी पानी की जगह बर्फ उगल रहे हैं। पर्वतीय स्थल के तालाबों में मछलियां बर्फ में जम गई। फसल सफेद बर्फ चादर में लिपट गई। रेस्टोरेंट में टेबलों पर भी बर्फ की चादर जम गई। आज आबू में पारा शून्य से 1 डिग्री नीचे रहा, लेकिन इस कपकपाने वाली ठंड में भी सैलानी मस्ती करते दिख रहे हैं। खून जमा देने वाली इस ठंड का लुत्फ उठाने और नए साल का जश्न मनाने के लिए माउंट आबू में सैलानियों की भीड़ जुट गई है। तो महाराष्ट्र के बीड में शिव सैनिकों ने एक ग्राम पंचायत अधिकारी पर कालिख पोत दी। महिला शिव सैनिकों ने इस अधिकारी पर फेसबुक पर सीएम उद्धव ठाकरे पर एक पोस्ट लिखने के बाद ये कार्रवाई की। शिव सैनिकों का आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये महिलाएं वहां पर पहुंच गई और कालिख पोतती हुई नजर आई एक ग्राम पंचायत अधिकारी पर। दरअसल महिला शिव सैनिक जो आपको तस्वीरों में दिख रही है, इस अधिकारी पर फेसबुक पर सीएम उद्धव ठाकरे पर एक पोस्ट लिखे जाने के बाद गुस्से में थी, जिसके बाद कालिख लेकर वो ग्राम पंचायत अधिकारी के पास पहुंची और कालिख पोत दी। महाराष्ट्र के बीड की तस्वीरें हैं, बीड की, जहां पर शिव सैनिकों ने एक ग्राम पंचायत अधिकारी पर कालिख पोती है। आशीष दीक्षित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, एक हफ्ते पहले ही हमने देखा कि शिव सैनिकों ने मुंबई के वडाला में भी एक लड़के का सिर मूंड दिया था और अब ग्राम पंचायत अधिकारी पर कालिख पोती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप देख सकते हैं बीड में कि शिवसेना की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल आक्रामक हो गई थी। इन सुनीत कुलकर्णी नाम के जो ग्राम पंचायत के अधिकारी थे, उनने हिंदुत्व के बारे में जो विचारधारा बदली है शिवसेना ने, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था, जिसे लेकर आक्रामक हुई महिलाओं ने आज उन पर कालिख पोत दी। इसके पहले एक हफ्ते पहले मुंबई के वडाला में भी एक सामान्य व्यक्ति पर उद्धव ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक लिखने पर उसका सर मुंडवा दिया गया था, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई थी और उन्हें बेल दी गई थी। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि बीड की जो महिला कार्यकर्ता हैं शिवसैनिक, उन पर मामला दर्ज होने की प्रक्रिया फिलहाल शुरू है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पूरे मुद्दे पर बीजेपी की क्या राय है, जरा वो सुन लेते हैं। मुझे लगता है पहले राज्य को एक गृह मंत्री रहता था, अब तो शिवसेना का हर शिवसैनिक गृह मंत्री बन गया है। कानून हाथ में लेकर अगर वो निर्णय करने लगे तो ये कैसे जनतंत्र हो सकता है। किसी ने किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। मुख्यमंत्री जी के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवा पर उन्हें सद्बुद्धि आई तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी भगवा पहन लें। हमारे साथ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। सर, प्रियंका गांधी कहती हैं कि भगवा ड्रेस देश का है और योगी बदला लेने की बात करते हैं। चलिए, इसका तो स्वागत करता हूं कि आज प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस को ये समझ आ गया कि भगवा पूरे देश का है। हम भी तो यही कहते आए हैं कि पूरे देश का है। आपको समझ आ गया है और आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छा है। हम भी चाहेंगे कि कभी कभी आप भी भगवा पहना करें, और आप ही नहीं, कांग्रेस के और लोग भी पहना करें। और भगवा से जो चिढ़ आपके अंदर मची हुई थी, जिसको आप कहते हैं सैफरन टेरर बोलते थे, आपके इतने नेता लोग बोल चुके, आपके गृह मंत्री से लेके आपके अनेक मंत्री ने बोला है और आरोप लगाया है कि जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो भगवा होते हैं। आज आप उसका सम्मान करना चाहते हैं तो उसका स्वागत करूँगा। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो लोग शामिल थे इस हिंसा में, उसको वो आम लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका जो केस है हमने बाकायदा लीगल टीम से समझा और इनका केस हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। देखिए, ये कांग्रेस की कार्य पद्धति है, हो रही है कि कांग्रेस ने एक दफ़े, याद है बाटला हाउस हुआ था, उसका भी केस लड़ने की बात कर दी थी। दिग्विजय सिंह आए थे, उनके पीछे पीछे चले गए थे। उन्होंने तो अपनी ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था और टेररिस्ट के साथ खड़े हो गए थे। आज जब लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरकर उन्होंने जिस प्रकार का जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली और तोड़फोड़ करा, तोड़फोड़ ही नहीं करी, आपने वहाँ पे पत्थर के साथ आपने गोलियाँ तक चलाई हैं। लोगों के जो संपत्ति है उसी की हानि नहीं हुई, लोगों की जान तक चली गई। आप वहाँ पर उन लोगों के साथ खड़े होकर क्या संदेश देना चाहते हैं प्रियंका वाड्रा जी, ये तो आप ही समझती हैं। मगर देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आपकी आदत हो रही है और आपकी पार्टी की आदत हो रही है कि आप एक या तो टेररिस्ट के साथ खड़े होते हैं या जो देश की हानि करते हैं, संपत्ति की हानि करते हैं और लोगों को भड़काते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। कुछ देर पहले दरअसल प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि यूपी पुलिस और सरकार अराजकता फैला रही है। उन्होंने कहा कि सीएम भगवा पहनते हैं लेकिन उसका धर्म नहीं जानते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं मैं। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान वो गलती कर बैठा जो उसे सबसे भारी पड़ी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगातार सर्जिकल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, जिससे वो तबाही के कगार पर पहुंच गया। देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार 5 साल के कामकाज का ब्यौरा लेकर चुनावों में उतरी थी और उसी वक्त बहुत बड़ी उथल-पुथल मच गई थी। शहीद हो गए थे, देश गुस्से में था और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया था कि जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। जीवन न्यौछावर करने वालों का जो भी रक्त है, उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे। 14 फरवरी के बाद प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत और रक्षक सेनाओं को खुली छूट दे दी थी कि अब अंजाम जो भी हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। फरवरी के महीने में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की, लेकिन इस साल पाकिस्तान पर सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं हुई। 14 फरवरी के बाद से पाकिस्तान पर लगातार सर्जिकल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक होती रही हैं। इन स्ट्राइक्स की मार से पाकिस्तान तबाही की कगार पर पहुंच गया है।
2019 पाकिस्तान के लिए 56 स्ट्राइक वाला साल साबित हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये भूल गए कि पुलवामा आतंकी हमले का अंजाम क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना और सरकार ने 2019 में पाकिस्तान पर ऐसे प्रहार किए कि उनकी मार से पाकिस्तान बरसों तक कराहता रहेगा। चौदह फरवरी 2019 को पाकिस्तान में पनप रही आतंकी तंजीम जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला कर 2019 की शुरुआत में ही अपना इरादा जाहिर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान और उसकी आतंकी तंजीमें ये भूल गए कि भारत की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी मिलते ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसकी टीस वो कभी नहीं भुला पाएगा। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 जेट्स के 2 स्क्वाड्रन के 12 लड़ाकू जहाज रात के अंधेरे में एक-एक कर उड़ान भरते हैं। रात को एक खास मिशन पर निकले लड़ाकू जहाजों पर सवार हर पायलट को यह मालूम था कि उसका टारगेट क्या है। इसके अलावा इस मिशन में भारतीय वायुसेना के इन जांबाजों का साथ हेरॉन ड्रोन भी दे रहे थे। भारतीय वायुसेना के जांबाजों को इस बात का पता था कि वो जिस खतरनाक मिशन पर निकले हैं वो कितना जोखिम भरा है, लेकिन खतरों की परवाह न करते हुए वो पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर मंडरा रहे थे। इससे पहले आतंकी कैंप में मौजूद आतंकियों और उनके सरगनाओं को अपने सर पर मंडराते खतरे का गुमान भी हो पाता, भारतीय मिराज 2000 जेट्स ने जैश के आतंकी कैंप पर आग बरसानी शुरू कर दी। भारतीय जांबाज पायलट्स ने जैश के इस आतंकी अड्डे पर 8 मिनट यानी 3:53 तक बम बरसाए। चूंकि भारतीय वायुसेना के जेट्स ने लेजर गाइडेड बम गिराए थे, लिहाजा जैश ए मोहम्मद के इस ठिकाने और वहां मौजूद आतंकियों के बचने का सवाल ही नहीं उठता था। महज 8 मिनट में जैश का यह सबसे बड़ा ठिकाना नेस्त नाबूद हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद आतंक के ठिकानों की तबाही की कहानी और भारतीय वायुसेना के जांबाजों की बहादुरी की मिसाल की दास्तां यहीं पर नहीं रुकी। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी सरगनाओं के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए भारतीय सरजमी से 12 मिराज जेट्स निकले थे और हर टुकड़ी के जिम्मे और निशाने पर आतंक का एक ठिकाना था। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही सुबह के 3:48 बजने का ऐलान किया तो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में मौजूद आतंक का एक और अड्डा और वहां मौजूद आतंकवादी बमों की गूंज से दहल उठे। आसमान से बरसती मौत के बारूद में आतंक के इस ठिकाने पर मौजूद लगभग सारे आतंकी मारे गए। मुजफ्फराबाद के आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना के मिराज जेट्स का हमला 3:48 पर शुरू हुआ था और 7 मिनट यानी 3:55 तक भारतीय जेट्स यहां बम बरसाते रहे। इस हमले में मुजफ्फराबाद का यह आतंकी ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के चकोटी में मौजूद एक और आतंकी कैंप को भी भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने निशाना बनाया,
चकोटी में मौजूद इस आतंकी कैंप पर सुबह 3:58 यानी मुजफ्फराबाद आतंकी कैंप पर हुए हमले के 10 मिनट बाद शुरू हुआ। चकोटी के आतंकी कैंप पर यह हमला सुबह 4:04 तक चला, यानी महज 6 मिनट के अंदर भारतीय बमों की आग से जैश के सरगना मसूद अजहर का ये ठिकाना भी जमींदोज हो चुका था। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में एक हिरन के शिकार की लाइव तस्वीरें सामने आई। वीडियो में 2 युवा बाघ एक हिरन का पीछा करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पेंच टाइगर रिजर्व के अलीकट्टा बीट का बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को पर्यटकों ने अपने मोबाइल में कैद किया। बताया जा रहा है कि अचानक हिरन के पीछे दौड़ लगा रहे बाघों को देखकर पहले पर्यटक हैरान रह गए। पकड़ लिया। उधर यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग से बड़े नुकसान की खबर है। दरअसल ये आग की लपटें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी। वजहों का पता नहीं चला कि किन वजहों से दरअसल ये आग लगी। फिलहाल दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का काम इस वक्त चल रहा है। कई गाड़ियां दमकल विभाग की वहां पर मौजूद हैं। केमिकल फैक्ट्री जिसमें ये आग लगी, कहा जा रहा है कि केमिकल अंदर होने की वजह से ये आग तेजी से भड़की। तो यूपी के हापुड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये केमिकल फैक्ट्री जहां पर आग लगी, आग से बड़े नुकसान की खबर मिल रही है। काफी नुकसान यहां पर हुआ है। आनन फानन में दमकल कर्मियों को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल और वक्त लग सकता है क्योंकि आग जिस तरीके से लगी है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 119 साल के बाद दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा है। आज दोपहर 2:30 बजे अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री तक पहुंच गया। तो दिल्ली में ठंड ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है वो ये कि दिल्ली में आज 119 साल के बाद दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा है। आज दोपहर 2:30 बजे जो अधिकतम तापमान बताया गया मौसम विभाग के द्वारा वो 9.4 डिग्री तक पहुंचा है। यानी दिल्ली में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। 119 साल के बाद दिसंबर का सबसे ठंडा दिन आज रहा।